Okay, so ladies and gentlemen, I just welcome you again to the Batch 5 English SS session orientation class. So let's start this particular class with the introduction. Okay, this is Mohammed Sharif, and I've been a student, aspirant, and now a qualified candidate, not only in CSS but also in PMS. In 2017, I was graduated from Government College University Lahore in History Department. And in 2018, I attempted CSS. I went for CSS attempt, और ये मेरा first attempt था 2018 में, in which I failed in Islamabad by 3 marks. लेकिन in 2018 again, in the same year, I went for the PMS as well. Or PMS में, with the grace of God Almighty, I could secure 34th position in Pakistan and was allocated in provincial management services, and have been working in the education sector as a Talka education officer in my hometown, Kingri, Pijabur. In 2019, again, I qualified CSS, and this was my second attempt. And with the grace of God, ये जो 15-17 जून को result announced हुआ है, उसमें I was declared as a person who has been allocated in Police Service of Pakistan, securing 3rd position in Sindh, 2nd position in Sindh Rural, and overall 26th position in Pakistan. जितने खुदा के एहसान जो है वो माने जाएं, जितने शुक्राने अदा किए जाएं वो कम है. Not because one just qualifies CSS, but because someone is allocated in the desired group. मेरे नजदीक अगर आप पूछें कि फर्स्ट पोजीशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो आई वुड से कि फर्स्ट पोजीशन वही है कि जब आपको अपना डिजायर्ड ग्रुप जो है वो मिल जाता है. PSP was my first priority, followed by PAS and Customs and IRS and Foreign Service on the 6th number. Having said that, हम आज की जो क्लास हमने सेट की है आप लोगों के साथ, उसकी तरफ बढ़ते हैं. अगेन जो लोग मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अभी हम में से नहीं है, हमें ज्वाइन नहीं कर सके, I have arranged a separate orientation class for them at exact 9:30 PM tonight. और इसमें फिर जो CS कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हम अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करके चैलेंज की जाएंगे. फाइन, आज की जो गुफ्तगू है वो हम दो चीजों के, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बुनियादी तौर पर हम उनके बारे में करेंगे. नंबर 1 हम बात करेंगे इस आइडिया के ऊपर कि इंग्लिश कंपोजिशन का जो पेपर है वो है क्या, और मेजॉरिटी जो है उसमें क्यों फेल होती है. अंग्रेजी की चूंकि हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ आपके साथ इंग्लिश एसे के बारे में डिस्कशन की जाए, बल्कि इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर के बारे में भी बात की जाए. मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर पेपर. 2018 के CSS में I could score some 64 marks in composition. PMS 2018 में 78 marks, and again CSS 2019 में composition के paper में I could score some 58 marks. So based on the experience of not only qualifying, not only passing this particular paper thrice, but also scoring good marks in this particular paper, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आपसे ना थोड़ी सी 15 से 20 मिनट की एकदम डिटेल डिस्कशन जो है वो हो जानी चाहिए. सेकेंडली हम एट द सेम टाइम जो है इस आइडिया के ऊपर भी बात करेंगे कि अंग्रेजी एसे का जो पेपर है वो एक तो है क्या, और वो दीगर पेपर से किस तरीके से डिफरेंट है, और इस पेपर में एग्जामिनर हमसे बुनियादी तौर पर चीजें डिमांड क्या कर रहा है और हमने वो चीजें किस तरीके से फुलफिल करनी है. उसके बाद फिर होगा क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन, जो कि अगेन हम 30 मिनट्स तक का रख लेंगे. बीच में ये एन मुमकिन है कि 40 मिनट्स के बाद हमें मीटिंग दोबारा से स्टार्ट करनी पड़े, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जूम क्लाउड मीटिंग में जो ड्यूरेशन है मीटिंग का दैट इज जस्ट 40 मिनट्स. अच्छा, अंग्रेजी के जो दो पेपर्स हैं हमारे, इनमें अगर आप पास हो जाएं तो पोटेंशियली आपका ओवरऑल जो CSS का अटेम्प्ट है वही पास हो जाता है. ये कोई बैड लक ही होती है कि आपने अगर 2018 में अटेम्प्ट दी हो तो आप US हिस्ट्री में फेल हो, या 2019 में अटेम्प्ट दी हो तो आप कोई इंटरनेशनल लॉ में फेल हो, या कोई इस्लामियात के पेपर में फेल हो. It is something that is very exclusive. However, the major onus of this whole preparation lies on the two subjects, and these are English essay and English composition. अब ये जो इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर है ये बुनियादी तौर पर है क्या, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें क्यों इतने सारे एस्पायरेंट्स फेल होते हैं. Based on my humble experience, I have outlined 4 major reasons which eventually lead to the rising failure ratio in composition paper.
पहला उसमें यह है कि आपने देखा होगा कि अक्सरियत एस्पायरेंट्स की ऐसी है जो कि वोकैबुलरी को अपना मस्कन बना लेती है। उनके नजदीक ये ख्याल है कि जिस तरीके से हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कहा जाता है कि आप अच्छे अमाल करें तो आपकी दुनिया और आखिरत जो है वो सेट हो जाएगी, इसी तरीके से काफी लोग ये शायद ख्याल करके बैठ जाते हैं कि अच्छा अगर उन्होंने सिर्फ वोकैबुलरी के ऊपर काबू पा लिया, जीआरई की 3500 वर्ड्स याद कर लिए, तो बस उनके लिए दुनिया और जहां आखिरत में जो है वो आसानियां पैदा हो जाएंगी। मेरे ख्याल से अगर आप ओवरऑल कंपोजिशन के पेपर को एनालाइज करें तो वोकैबुलरी को मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आपने तैयार नहीं करना चाहिए 20 नंबर की वोकैबुलरी को, बट द पॉइंट इज कि जब तक आपकी ग्रामेटिकल और आपकी राइटिंग स्किल्स ठीक नहीं है, प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स ठीक नहीं है, ट्रांसलेशन, करेक्शन, नरेशन और पंक्चुएशन ठीक नहीं है, तब तक आपके लिए वोकैबुलरी के ऊपर जितना भी इन्हिसार है वो करना बिल्कुल एक बेजा हरकत होगी, उस पूरी एक्टिविटी का कोई यूज नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। मिसाल के तौर पर एक तो हम रिलाय नहीं कर सकते कि हमें हमारे 20 में से कोई 18 या 19 वोकैबुलरी के अल्फाज ठीक हो सकते हैं। दिस इज वेरी रेयर कि इन केस 2019 में जो वोकैबुलरी आई है वो बड़ी आसान थी, जिसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल के कोई 17, कोई 15, किसी के 13 जो अल्फाज है वो ठीक हुए थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। बट दिस इज नॉट द केस इन एवरी अटेम्प्ट। इवन सीएसएस 2020 में भी जो वोकैबुलरी है थी वो बड़ी आसान थी, उसमें कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं था। I would recommend you a few books at the end of this discussion कि आपने कहाँ से वोकैबुलरी तैयार करनी है और कैसे। लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहना होगा कि अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी को तैयार करने के ऊपर है और आपको करेक्शंस नहीं आ रही, नरेशन, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन नहीं आ रही, आपको राइटिंग स्किल्स में प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन का जो है रिक्विजिट लेवल तक पता नहीं है, तो याद रख लें कि फेलियर इज योर डेस्टिनी and this is something that is inherently written. Your fate is sealed. Second is कि majority of the aspirants have feel the lack of understanding of the paper, कि इस पेपर में हमसे डिमांड क्या चीजें की गई है। मिसाल के तौर पर हम इस पेपर को थोड़ा सा देख लें तो ये जो पेपर है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो चुका है, डिवाइडेड है। एक है उसका ग्रामेटिकल पोर्शन, एक है उसका क्रैमिंग पोर्शन और एक है उसका स्किल्ड बेस्ड पोर्शन। हमें से अक्सरियत ऐसी है एस्पायरेंट्स की जो कि स्क्रैमिंग वाले पोर्शन के जो 35 मार्क्स हैं इनके ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस करती है कि जी 2000 इडियम्स याद होने चाहिए, 1500 पैरा वर्ड्स याद होने चाहिए, कोई 3500 जैसे मैंने आपसे कहा कि जीआरई के जो अल्फाज हैं वो याद होने चाहिए, बट दे वेरी लिटिल फोकस ऑन दी ग्रामेटिकल एज वेल एज द स्किल बेस्ड पोर्शन। तो ग्रामेटिकल पोर्शन तो पूरी बेस है ना इस पूरे पेपर की, और उसके बाद ही आपका है स्किल बेस्ड पोर्शन। अगर आप इन 2 पोर्शंस के ऊपर रीजनेबल मेजॉरिटी में आप फोकस करें और बाकी जो क्रैमिंग पोर्शन उसके ऊपर लिमिटेड मैनर में तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये कि कंपैरेटिवली अगर आपने कम भी फोकस किया है तो अगेन पासिंग दिस पेपर इज नॉट अ हरक्यूलस जॉब। Third is there is a little emphasis on the practice. मिसाल के तौर पर a vast majority of aspirants candidates, क्योंकि मैं भी लाहौर में रहा हूँ, जिन्ना लाइब्रेरी में मैंने भी तैयारी की थी, दारुस्सलाम में, तो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स ऐसे थे जिनके साथ एक इंटरेक्शन रहा है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, या फिर पिछले 2 साल से मैं इस टीचिंग के फील्ड में इन हूँ जिसमें मैं सीएसएस के करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंग्लिश ऐसे के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव अ वेरी साउंड एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि यार हम में से अक्सर ऐसी एस्पायरेंट्स की जो कि ये रूल्स तो जानती है कि नाउन के क्या रूल्स हैं, प्रोनाउन के क्या रूल्स हैं, इवन उन्हें ये भी पता है कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल क्या है या प्रेसी के रूल्स क्या हैं, बट बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ प्रैक्टिस वो क्या करते हैं कि एग्जाम में फिर परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम में वो फिर क्या करते हैं प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। I would just like to recommend कि you must go through a process of rigorous assessment, mock test, और कोशिश करें कि आपको कोई एक मेंटोर हो जिससे आप ना ये चीजें डिटेल मैनर में डिस्कस करें, ताकि आपके जो इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल आपकी जो गलतियां हैं वो जो है वो ठीक हो सके। अब यही जो बात है वो जुड़ी हुई है फाइनल इस बात के साथ कि दैट इज द इनएबिलिटी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन द एग्जाम। काफी सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम में बैठते हैं तो उन्हें चीजें नहीं आ रही थी,
बिल्कुल उन्हें चीजें आ रही होती हैं, बट द पॉइंट इज कि जब वो एग्जाम में जाते हैं दे आर जस्ट अनएबल टू मैनेज द टाइम, और उसके लिए वो फिर परेशान होते हैं इस पेरिनल क्वेश्चन में, जब के प्रेसी पहले की जाए या कॉम्प्रीहेंशन पहले की जाए, करेक्शन वाला सवाल पहले किया जाए या ट्रांसलेशन वाला सवाल पहले किया जाए। तो दे जस्ट नो द कंप्लीट पेपर। आप उनसे कोई भी जो है ना एक लाइन उठा के देख लें, यू वुड आस्क देम एंड दे वुड जस्ट बी टेलिंग यू इन अ पैरेटिंग मैनर, लेकिन जो है उनसे टाइम जो है वो अंदर मैनेज नहीं होता। तो इन बुनियादी तौर पर 4 बुनियादी रीजंस के ऊपर जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। अब ये तो हमने हाईलाइट कर लिया कि क्यों फेल होते हैं, जिसमें एक इनहेरेंट बात ये भी है कि अगर हम इन चीजों से अवॉइड कर लें तो इट वुड बी easier for us to actually pass this paper and at the same time score good marks in this particular paper. लेकिन इसके लिए आप ना थोड़ी सी और स्ट्रैटेजी भी ज़हन में रख लें कि अंग्रेजी कंपोजिशन के पेपर में अगर आप वोकैबुलरी के 20 नंबर 2 मिनट के लिए जहन से निकाल भी दें तो आपके लिए यकीन कीजिए इस पेपर को पास करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। कैसे, हम देख लेते हैं इसे थोड़ा सा डिटेल मैनर में। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि ग्रामेटिकल पोर्शन आपके अंग्रेजी ऐसे और आपके अंग्रेजी कंपोजिशन की एक बुनियाद है। अब इस ग्रामेटिकल पोर्शन में आपने करना है क्या है कि देखना है कि कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी गई। नंबर 1 ये है कि करेक्शन है, नरेशन, पंक्चुएशन एंड ट्रांसलेशन। अब हम में से काफी एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ी सी मेहनत कर लें तो करेक्शन 5 में से 5 अल्फाज ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बेयर मिनिमम स्कोर लगा भी लें तो 5 में से 4 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। नरेशन अगेन 5 में से 4 नंबर, पंक्चुएशन 5 में से 4, ट्रांसलेशन 10 में से 6, ये कुल नंबर हमारे मिल मिला के जो बन जाते हैं 18 नंबर, यानी कि 25 मार्क्स में से रीजनेबल मैनर में हम ये जो 18 जो नंबर्स हैं वो लाजमी के तौर पर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अब अगर आप इन 18 में से भी कोई 2-3 नंबर और काट लें तो चलें ठीक है कि 15 नंबर जो है वो हम लाजमी इस पर्टिकुलर पोर्शन से स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रैमिंग पोर्शन की तरफ आए। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब अगर आप कोई 1000 से 1500 तक तैयार कर लेंगे तो 5 में से 3 आपके आराम से हो जाएंगे। सेकंड इज पेयर ऑफ वर्ड्स, उनमें अगर आप अगेन 600 से 1000 तैयार कर लेंगे तो आप आराम से 3 ठीक कर सकते हैं। ये मैं आपको एक बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 3 ही ठीक होंगे। ये ऐन मुमकिन है कि आपके 5 में से 5 इडियम्स ठीक हो, 5 में से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स ठीक हो, लेकिन आई एम जस्ट डिस्कसिंग व्हाट इज एक्चुअली प्रैक्टिकल कि यार ठीक है चीजें मुश्किल हैं, कभी कभी चीजें जो है वो ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन द थिंग दैट इज डूएबल आई एम गोइंग टू डिस्कस इट हियर। और उसके बाद एनोलॉजी, काफी लोग एनोलॉजी की प्रैक्टिस ही माशाल्लाह जनवरी में करते हैं, तो फिर उनके चले हम मान लेते हैं कि चले उनके भी 2 नंबर आएंगे। वोकैबुलरी के 20 नंबर को ना अभी हम काट रहे हैं कि यार जैसे वोकैबुलरी में हमारा एक भी सवाल ठीक नहीं हुआ, तो आपके 18 नंबर पहले थे और 8 नंबर आपके अब हो गए, तो ये कुल बन जाते हैं आपके 26 नंबर। अब इन 26 नंबर्स के बाद आपके पास बच जाता है स्किल बेस्ड पोर्शन, जिसके ऊपर बिल्कुल कम प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, और वो है प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस, जिसमें आपकी ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द वर्ड्स, द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, द कमांड ओवर द सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो जज की जाती है, अपार्ट फ्रॉम के आपको जो गिवन टेक्स्ट में चीजें वो समझ में आई हैं या नहीं आई। तो इसमें है 40 मार्क्स। अगर हम इनकी 20 नंबर भी उठा के देख लें कि यार 10-10 नंबर हमने दोनों में ले लिए या दोनों को मिला के हमने 20 नंबर ले लिए, तो भी ये 46 नंबर बन जाते हैं। 18, 8 और 20 ये आपके पास बन जाते हैं 46, और इनमें भी अगर आप 4 नंबर और काट लें तो ये आपके बन जाते हैं 42 नंबर। चलें 2 नंबर और काट लें तो ये आपके 40 नंबर्स बन जाते हैं। अभी आपके वोकैबुलरी के जो 20 नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। और अगर आप थोड़े से ईमान वाले हैं और अगर आप कहते हैं ए फॉर अल्लाह, तो इंशाल्लाह आपके 3 अल्फाज तो लाजमी तौर पर ठीक हो जाएंगे। सो माय हाइपोथेसिस, जिसके साथ मैंने ये डिस्कशन शुरू की आपके साथ कंपोजिशन के पेपर की, वो सिंपल अल्फाज में यही थी कि बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर कि कौन सी चीजें हैं जो कि एक्चुअली एग्जाम में मैटर करती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से कंपोजिशन का पेपर जिसमें ज्यादा स्कोर किया जा सकता है उसमें भी जो एस्पायरेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं।
नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ अस फोकसेस ऑन द वोकैबुलरी रादर देन राइटिंग स्किल्स, और हमने इस हाइपोथेसिस के साथ ये भी चीज साबित कर ली कि वोकैबुलरी हम ये हरगिज नहीं कर रहे कि आपने तैयार नहीं करनी, आपने लास्ट में वोकैबुलरी तैयार करनी है, बट द पॉइंट इज कि इतना ओवरवेलमिंग फोकस आपने जो वोकैबुलरी के ऊपर करके रखा हुआ है, दिस इज ऑफ नो मॉडल यूज, ये किसी काम का नहीं है अगर आपको ग्रामेटिकल स्किल बेस्ड पोर्शन में चीजें नहीं आ रही और आप एक गिवन टाइम में जो पेपर है वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। अब यहां तक तो ऐसा लग रहा है कि यार वाह वाह, बस अब तो ना 46 नंबर आ ही गए। ऐसा नहीं है, अभी इसके लिए आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मैं थोड़ी सी और चीजें आपको बता देता हूं कि आपने असल जो बात है ना वो सीखनी है कि ये चीजें करनी कैसे। असल आर्ट ये कि हाउ थिंग्स आर डन, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। देखें, पूरी उम्र ना तो मैं शायद ये सेशंस पढ़ाऊंगा, ना ही मैं आपके साथ रहूंगा। पूरी उम्र आपके साथ कोई भी एक इंडिविजुअल नहीं होगा, वो होगा तो वो फिर शायद फिर इस फील्ड से मुकम्मल तौर पर या तो एसोसिएटेड होगा या फिर इस चीज से डिस्कनेक्टेड होगा। The point is कि you must learn the art of working on things, कि चीजें होती किस तरीके से, and you would honestly see कि यार things are improving। अब करेक्शन चले, ये आसान है कि करनी है। आपका कोई भी जो हाथ खड़ा कर रहे हैं लोग, आप ऐसा कर लें कि जो आप आपकी बात कहना चाह रहे हैं वो मुझे आप जूम ग्रुप चैट में कर लें। मेरे पास ये चैट खुली हुई है तो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट एंड आंसर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज जो भी हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि एट द एंड ऑफ द सेशन आई वुड अगेन टेक योर क्वेरीज और मैं इसके ऊपर बात कर लूंगा। फाइन। अच्छा, उसके बाद है कि आपने करेक्शन के ऊपर काम कैसे करना है। आपने करना ये है कि बेशक 1 महीना डेडिकेट कर लें करेक्शन को, लेकिन उसके लिए ये कर लें कि 3 या 4 दिन में एक पार्ट ऑफ स्पीच कर लें। मसलन 4 दिन में आप यूं कर लें कि 2-3 दिन में आप नाउन के तमाम तरह रूल्स पढ़ लें, फिर नाउन से रिलेटेड ही आप कोई 1 या 200 जुमलों की प्रैक्टिस कर लें। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो रूल्स ऑफ द गेम पढ़े थे वो आपको प्रैक्टिस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मसलन आपको अगर क्रिकेट के सारे रूल्स बताए भी जाएं और अगर आप ऑन ग्राउंड प्ले नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि थिंग्स आर जस्ट आउट ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड टू go on that. Akash, I would talk about this question in the end कि प्रेसी की बुक क्या है। मैं इन सारी सीरीज में आपको ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं करेक्शन के ऊपर बात करूंगा कि कहाँ से करनी है, और फिर एंड में मैं प्रेसी के ऊपर बात करूंगा। You just don't need to worry कि हम में से कोई जल्दी खत्म कर रहे हैं सेशन को। I'm just more willing to interact with the people। मैं लाहौर में भी जब पढ़ाता था तो मेरा यही होता था कि we must interact with the people, we must interact with the CSS aspirants community, और we must be helping them out in sharing our books and our presses and comprehensions या the reading resources that we have gone through, ताकि उनका काम ना लिमिटाइज हो जाए। ऐसे एक बिल्कुल ओपन एंडेड डिस्कशन हो जाती है, उसका कोई फिर कंक्लूजन नहीं निकलता। यानी कि इस गुफ्तगू का मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों ने अगर इतना टाइम निकाला ही है तो चले आपका थोड़ा सा फायदा हो जाए। और इसमें अगर हम खामखा के क्वेश्चंस लेंगे तो डेफिनेटली ना मैं इस पूरे सेशन को एंजॉय कर सकूंगा ना आप इस सेशन को एंजॉय कर सकेंगे। ओके, तो करेक्शन का जो ट्रेडिशनल तरीकेकार है वो ये लोग कराते हैं या अकेडमीज में ये करा लेते हैं आपको कि 300 जुमले दे दिए कि यार ये प्रैक्टिस कर लो, या 5 पेपर से आपको ना करेक्शन करा ली। अब ये आप सब लोगों को बताया कि यार 5 पेपर्स में से खुदा ना खा कहीं कोई एक जुमला रिपीट हो गया तो बड़ी बात है, वरना कोई जुमला रिपीट नहीं होता। सो दिस इज जस्ट कॉस्मेटिक ब्यूटी। ठीक है कि यार वाह वाह, आप भी खुश हो जाएंगे कि यार जबरदस्त, हमने तो 2020 की करेक्शन कर ली, बड़ा तीर मार लिया आपने ना कि करेक्शन कर ली 2020 की। भाई आपको जब तक रूल्स ऑफ गेम नहीं आ रहे तब तक आप 2021 की नहीं कर सकेंगे। और ये चीज कभी भी नहीं है कि 2020 में जो करेक्शन आ गई है बस 2021 में वही दे देंगे आपको, क्योंकि आपने जो है वो 2020 की प्रैक्टिस कर ली थी। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस। तो आपने करना ये कि पहले करेक्शन करनी है इस हवाले से कि एवरी पार्ट ऑफ स्पीच मस्ट बी वर्कड ऑन इंडिविजुअली, और उसके ऊपर आपने पहले रूल्स पढ़ लेने हैं, फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, 2 या 3 जब इकट्ठे हो जाए तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, दोनों को मिला के जो है ना उनके जो कलेक्टिव सेंटेंसेस हैं जिसे हम स्कैलिनियस सेंटेंसेस कहते हैं या मिक्स्ड, उनकी जो प्रैक्टिस है वो कर लेनी है। आप फिर देखेंगे कि भाई आपका कोई रिजल्ट भी आ रहा है। अदरवाइज दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ लुक बिजी एंड डू नथिंग। सेकंड, नरेशन। बड़े अफसोस से मैं ये बात कहूंगा कि नरेशन के तो
अक्सरियत CSS एस्पायरेंट्स की ऐसी है जिनको रूल्स नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2, अगर जिनको रूल्स आते हैं तो वो इतने फने खान बनते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें प्रैक्टिस की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तीसरी ऐसी क्लास है जिसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी है लेकिन उनको डायलॉग को पैसेज में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस नहीं है। और चौथे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह जो कि ये प्रैक्टिस जनवरी की भी नहीं, फरवरी की 10 तारीख को शुरू कर लेते हैं और 4 दिन के बाद वैलेंटाइन डे वाले दिन जो है वो CSS कंपोजिशन का पेपर हो रहा होता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में लुक, दिस वुड बी ऑब्वियसली आउट ऑफ योर प्रैक्टिस। आप इस चीज को एग्जाम रूम में हैंडल नहीं कर सकेंगे। आप इसके लिए अगेन कोई भी आप ट्रेडिशनल ग्रुप या ऑनलाइन सोर्स फॉलो कर सकते हैं। आप कहें तो मैं आपको ग्रुप में ये जो सोर्सेज हैं वो भी भेज देता हूँ। लॉन्ग मैन इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है वो मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आप इन सारी चीजों से ना एक बार जो है वो गो थ्रू कर जाए। The other thing is कि उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पंक्चुएशन। अगेन दिस इज अ नो गो एरिया। You would have to apply same strategy के पहले आपने पंक्चुएशन के रूल्स पढ़ लेने हैं, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो कि आराम से सिक्योर किए जा सकते हैं और इनके लिए आपको कुल 1 हफ्ते की प्रैक्टिस चाहिए। नरेशन कितने दिन में भैया आप सीख लेंगे? 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में। आप वोकैबुलरी के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर कम से कम 1.5 घंटा आप जो है ना वो सर्व करते हैं, लेकिन उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आप खुद देखा है और उसकी सिग्निफिकेंस भी आप देख रहे हैं कि यार उसके बगैर पेपर पास हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वी नो द थिंग्स दैट आर वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर फुल कंपोजिशन पेपर, दैट इंक्लूड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द ग्रामेटिकल पोर्शन। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे 2 तरह की चीजें आपने याद करनी है। हम में से अक्सरियत एस्पायरेंट्स ऐसी है जिनको यकीन कीजिए उर्दू नहीं आती। मसलन अगर ये जुमला दिया जाए ना कि कुरून वस्ता के बाद निशत सानिया का जो की जो लहर उभरी तो उसने यूरोप में नए नए जो कलीसा थे उनको पसे पर्दा डाल लिया। अब इसका मकसद ये हरगिज नहीं कि आपको ये जुमला नहीं आएगा, इसकी आपको ग्रामर की समझ नहीं है कि टेंस की समझ नहीं है। हम में से मसला ये है कि हम सिंधी, बलोच, पठान भाई हैं, इवन जो साउथ पंजाब या इवन जो पंजाब के भाई पंजाबी ज्यादा बोलते हैं, उनको ये उर्दू के टेक्निकल अल्फाज नहीं आते कि कलीसा को काफी ऐसे एस्पायरेंट्स नहीं आते कि उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, निशत सानिया को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कुरून वस्ता को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे। सो पॉइंट इज कि आपने ना सबसे पहले फोकस करना है कि यार आपने लिटरल ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। जब आपको लिटरल ट्रांसलेशन आ जाए, यानी कि लिटरल ट्रांसलेशन ये कि कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, कश्मीर इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद आपने इडियोमेटिक ट्रांसलेशन की तरफ मूव करना है। जैसे इसी जुमले की अब हम ये करेंगे कि कश्मीर इज द मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, आपने दूसरा काम ये करना है कि क्रैमिंग वाले पोर्शंस में से इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, एनोलॉजीज, ये आपने इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स और पेयर ऑफ वर्ड्स के ना कोई 10 आप अल्फाज रोजाना की बुनियाद पे करते जाएं। दिस वुड एक्चुअली रिड्यूस योर वर्कआउट। आपके पास ऊपर जो प्रेशर है ना उसे वो जो है आराम से जो है वो कम कर लेगा। ओके, इसके बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि ये जैसे ही आप पोर्शन ए मुकम्मल कर लें, आपने फिर उसके बाद स्किल बेस्ड पोर्शन की तरफ मूव करना है। एनोलॉजी और ट्रांसलेशन के लिए आप ये जो हाफिज करीमदाद चुगताई की बुक है ना, इसको आप ऐसा कर लें कि इसका ये जो पोर्शन ऐसे कॉपी करा लें और उनकी रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस कर लें। टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताब फॉलो कर लें, दैट वुड आल्सो हेल्प यू आउट। अब ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें बुनियादी तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके ऐसे को भी मुतासिर करती हैं। काफी ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनकी हर तीसरे जुमले में क्लास की गलती होती है। जो लोग ये सेशन इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, दे वुड कम टू नो कि किस तरीके से क्लास की गलतियों की वजह से दे आर जस्ट गोइंग टू अनॉय देयर एग्जामिनर, और उन्हें लगता है कि यार उन्होंने तो बड़ी जो है वो जो है ना तो पढ़ा दी है, उन्होंने भी बड़ा काम कर लिया है, कश्मीर फतह कर लिया है, लेकिन उन्हें पता चल जाएगा कि हाउ इवन द मिस्टेक्स ऑफ रिलेटेड टू द क्लास प्रूव टू बी स्टम्बलिंग ब्लॉक इन देयर सक्सेस। प्रेसी के लिए यार आप पहले ना रूल्स पढ़ लें, वो तो सब लोग करते हैं। उसके बाद आप ढिलन की प्रेसी की बुक है, उससे थोड़ी सी प्रेसी की प्रैक्टिस कर लें। फिर रेनन मार्टिन से मैं आपको रिकमेंड कर लूंगा कि आप ना असेस करा लें किसी से। ये प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन बगैर असेसमेंट के आपने करनी ही नहीं।
और उसके लिए आप ये इंडिविजुअलाइज टीचर्स का जो भी ट्रेंड है ना वो ज्यादा बेहतर है। मैं नहीं पढ़ाता, हालांकि मेरा इतना ज्यादा स्कोर है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे पास इतना शायद टाइम नहीं है जो कि मैं इस डेडिकेशन के साथ हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग इस फील्ड में इस वजह से भी हूँ बिकॉज दिस इज माई पैशन। और मैं चाहता हूँ कि पैशन तब तक हो कि जब तक आप उसे अच्छे तरीके से टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज फिर इस चीज का कोई ऐसा फायदा नहीं। हैविंग सेड दैट कि यार आपका जो कंपोजिशन का पेपर है वो ये है, मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर काम करेंगे। लेट्स गो फॉर द इंग्लिश एसे कि इंग्लिश एसे बुनियादी तौर पर है क्या, और उसमें जो मेजॉरिटी है पेरेंट्स की वो क्यों फेल होती है, और उसकी क्या डायनामिक्स हैं जिनसे हमें जो है वो तैयार होना चाहिए, हमें बिल्कुल उसके लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए। पहले तुम इस सवाल से शुरू कर लेते हैं कि व्हाट मेक्स इंग्लिश एसे डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। अंग्रेजी ऐसे का जो पेपर है वो दीगर सब्जेक्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, और उसमें क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो कि फॉलो होती हैं। अब अंग्रेजी ऐसे का जो पेपर है वो बकाया ये जो 10 पेपर्स हैं, कंपोजिशन के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, कंपोजिशन के ऊपर हम जो कि पहले डिटेल मैनर में बात कर चुके हैं, ये बाकी पेपर्स पे से मल्टीपल लेवल्स पे डिफरेंट है। सबसे पहले तो बाकी पेपर्स में आपकी ना अंग्रेजी जज नहीं होती, यहाँ पे आपकी अंग्रेजी जज होती है, यानी कि आपका ग्रामर, आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, क्लास एनालिसिस, ये सारी चीजें आपकी जज होती हैं। करंट अफेयर्स में अगर आपने एस या एस की 25 गलतियां कर ली, क्लॉज हैव नॉट, हैज नॉट लगा ली, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगा ली, चले एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखेगा कि यार आपने गलत काम कर लिया है, लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू पेनलाइज यू as compared to the penalization that you would suffer in your English essay paper. सेकेंड जो चीज इंग्लिश ऐसे को डिफरेंशिएट करती है बाकी पेपर से वो ये है कि इसमें आपको सवाल एक ही होता है जिसके ऊपर आपकी सारी स्किल्स जज होंगी। बाकी पेपर्स में आपको चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास 7 क्वेश्चंस होते हैं, 4 करने होते हैं, 7 एमसीक्यूज भी होते हैं, चलें अगर 10 एमसीक्यूज ठीक हो गए, 2 सवाल अच्छे हो गए, तीसरा थोड़ा बहुत हो गया, चौथा चलें वैसे ही आपने पेजेस भर लिए, तो भी आपको 40, 45, 48, 50 नंबर जो स्कोर कर लेते हैं। दिस इज नॉट ट्रू विथ दिस पर्टिकुलर पेपर। आपको एक ही सवाल होता है, एक ही सवाल के ऊपर आपने 2000 से 2500 अल्फाज तक का एक ऐसे लिखना होता है, एंड यू हैव टू प्रूव ऑल ऑफ योर स्किल्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। नंबर 2। नंबर 3, इंग्लिश ऐसे को बाकी पेपर से जो चीज डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। 2020 वाला चले हम बात कर लें कि ऐसे थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी ऐसे का ओवरऑल जो पेपर है वो प्रिडिक्टेबल है। कितनी भी अकेडमीज, कितने भी इंडिविजुअल लोग जो वो क्लेम कर ले कि यार देखें हमने पहले ही बता दिया था कि ये दुनिया फानी है, देखो कयामत आ गई। अब इस तरह से तो नहीं होता ना कि आपने कोई ये टॉपिक बना लिया, उसमें वर्ड कश्मीर लिख लिया तो आप क्लेम करना शुरू कर लें कि भाई ने जो कहा था वही हुआ। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से बाकी जो लोग हैं उनकी जो असेसमेंट है वो तो उसकी एक तो इन फर्स्ट प्लेस जरूरत नहीं है, और उनको जो है ना अखलाकन तौर इस चीज से जो है ना निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बाकी देखें पेपर्स में करंट अफेयर्स है तो आपको पता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, साइनो इंडियन स्टैंड ऑफ है, current pandemic and the future of the global order है, या the dynamics of the populism and the weakening of the global power structures है, या the rise of new religious divide है, new left है, rise of far right है, polarized politics है। तो बाकी पेपर्स में आपका ना room for predictability है, लेकिन ऐसे के पेपर में थोड़ा सा रूम फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाता है। आखिरी जो कि इस एग्जाम को, इस पर्टिकुलर पेपर को बाकी पेपर से डिफरेंशिएट करती है वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है कि पहला पेपर है एंड दैट इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर फॉर्चून्स। इस वजह से इसका जो ओवरऑल आपकी जो यू समझ लें कि नर्व्स है उनके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। एक इनहेरेंट फियर बड़ा होता है, जब हर किसी को लग रहा होता है कि पता नहीं इसमें तबाह पास होगा नहीं होगा। ये जो इफ्स एंड बट्स वाली फिनोमेना आती है ना सीएसएस की प्रिपरेशन के दौरान कि पता नहीं होंगे नहीं होंगे, ये सारी की सारी इंग्लिश ऐसे की वजह से। बाकी पेपर्स में बेशक यूएस हिस्ट्री में अगले साल 10,000 लोग फेल कर लें, फिर भी लोग इस बुनियाद पर नहीं डरे होंगे कि ओहो हो कल तो यूएस हिस्ट्री का पेपर है, लेकिन एवरीबॉडी वुड हैव अ डिग्री ऑफ एप्रीहेंशन, कंसर्न कि भाई पता नहीं इस साल ऐसे के जो सवाल आते हैं वो किस तरीके से होंगे, इसी तरह से होंगे जैसे 2017 में हुए थे या इस तरह से होंगे जैसे 2020 में हुए थे।
तो पहले तो हमें क्लैरिफाई हो गया. देखें मैंने आपको जो बुनियादी इस लेक्चर में आपको जो बात समझा रहा हूँ वो ये है कि आप हमेशा जड़ से चीजों को पकड़ा करें. यार ये चीजें होती किस तरीके से हैं, आप इस फ्लो में ना चले जाएं, खुश ना हो कि आपने बस आज जो है ना एक पैराग्राफ लिख लिया तो आपने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम कर लिया. नो, once you don't know the basics, आपके लिए जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो किसी काम की नहीं है. You must know the dynamics first. आप इस्लामियात बेशक तैयार कर लें, लेकिन आप पहले समझें तो इस्लामियात का पेपर आपसे डिमांड क्या करता है, क्योंकि आपको दुश्मन का पता है ही नहीं तो आप तैयारी किस तरीके से करेंगे. So it is important that you must be knowing the dynamics of the particular paper. 10 पेपर्स हैं, 12 पेपर्स हैं, सबकी एक अपनी अलग अंडरस्टैंडिंग है. देखें कंपोजिशन की मुझे उम्मीद है कि आपने पहले भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग्स की होंगी, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज समथिंग दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रैट्रिक. यार मैं आपको एक नया तरीका सजेस्ट कर रहा हूं. दिस इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स. As I told you that I could score, alhamdulillah, some 64 marks in composition CSS 2018, 78 in PMS 2018, and again 58 marks in CSS 2019. So this is something that I'm discussing not only based on factual analysis, but also on experience that I have based on my teaching as well. अब इस हवाले से अगर है तो फिर हमें एग्जामिनर रिपोर्ट क्या बताती है कि कहाँ पे जो एस्पायरेंट्स हैं वो काम खराब कर लेते हैं और कहाँ पर आपने जो है वो बच जाना चाहिए. सैमसंग गैलेक्सी ऑब्वियसली आई डू फील कि यू हैव अ क्वेश्चन, लेकिन मैंने आप सब लोगों को कहा हुआ है कि मैं पहले अपना जो पार्ट है गुफ्तगू का वो खत्म कर लूंगा, जो कि अगले जो है वो 6 से 7 मिनट में खत्म हो जाएगा. उसके बाद फिर मैं 30 मिनट के लिए आप सब लोगों को जो है वो मेजर जो सीरियस क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर बात कर लूंगा. सो आई वुड जस्ट से कि यार वेट, आई एम गोइंग टू एड्रेस ऑल ऑफ योर क्वेरीज. ओके ब्रदर. अच्छा, एग्जामिनर रिपोर्ट में बात की गई है कि अक्सरियत एस्पायरेंट्स की ऐसी है जिन्होंने बस वर्ड देख लिया है ना, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, बस वो डेमोक्रेसी के बारे में जो चीज उन्हें बचपन से लेके आज तक याद थी वो लिखना शुरू कर लेते हैं. सो एस्पायरेंट्स आर वेरी लीस्ट कोहेरेंट, दे आर लेस ऑर्गेनाइज्ड, दे डोंट फोकस प्रॉपर्ली एंड दे आर प्रोन टू राइटिंग इररिलेवेंट थिंग्स. और उन्हें डिस्कशन विद इन डिस्कशन करने की ना एक बहुत ज्यादा आदत है कि गुफ्तगू शुरू हुई है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए और बात खत्म हो गई कि यार देखो उस दिन डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कर लिया, उसको अपनी फौज ने जो है वो मास्क बना लिया. सो दिस इज हाउ वी कम अक्रॉस द मेजर इररिलेवेंसीज व्हेन वी कम टू अवर राइटर्स. द सेकंड थिंग इज कि देयर आर रैंडम थॉट्स विदाउट एनी रीजनिंग. मसलन ये बस दिल में ख्याल आ गया कि पॉवर्टी लीड्स टू टेररिज्म. अच्छा, 1930 में तो बहुत पॉवर्टी थी, तब दहशतगर्दी नहीं थी. 1960 में तो एक्सट्रीम लेवल पे यूरोप में जो है वो पॉवर्टी थी. 45 में यूरोप में पॉवर्टी थी, तब तो टेररिज्म नहीं था वहां पे. बस वैसे ही दिल में ख्याल आ गया कि नहीं बस पॉवर्टी की वजह से टेररिज्म हो सकता है, बस आपने लिख लिया. सो सपोर्टिंग अ हाइपोथेसिस विद एन अदर हाइपोथेसिस इज, मैं क्या कहूँ इसके लिए कि इसका कोई असर नहीं है. This is of no mortal use at the end of the day. So the examiner is basically looking for one thing, that is that you must substantiate whatever argument that you have outlined with a tangible data or for that matter logical reasoning. थर्ड इज लैक ऑफ क्रिएटिविटी. बस कोई रटा हुआ जुमला है, कोई रटे हुए पैराग्राफ्स हैं, बस पता चल गया कि डेमोक्रेसी का है तो चलें बीच में वो भी 3-4 लगा लिए पैराग्राफ. ऐसा ना करें, ऐसे पकड़े जाते हैं. मेरा तो बहुत कम एक्सपीरियंस है 2 सालों का ऐसे पढ़ाने का, लेकिन मैं भी पकड़ लेता हूँ कि यार आपके जो बाकी पैराग्राफ्स में उनमें जो लैंग्वेज का फ्लो है और एक्सप्रेशन की जो डायनामिक्स है वो डिफरेंट है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में तो वो बहुत डिफरेंट है. तो ऐसी सूरत हाल में द लैक ऑफ क्रिएटिविटी is again another hurdle when it comes to your competitive exams English essay. उसके बाद एक क्रैम्ड मटेरियल. यार अभी तक आप में से जो लोग ये समझते हैं कि यार इस साल अगर उन्होंने 10 ऐसे तैयार कर लिए तो बस उनका ऐसे का जो पेपर है वो निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अब इसमें किस्मत आपका साथ दे दे, कहीं ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक आपका लग गया या कोरोना का आपने कोई तैयार किया था वो लग गया तो दैट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग. लेकिन क्रैम्ड मटेरियल के ऊपर ना रिलाय करें.
हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है कि लेंथ भी मुकम्मल नहीं है, इस वजह से काफी लोग जो है वो क्रैम करते हैं। लेंथ ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर जो है ना वर्ड्स जो है वो काउंट करता है कि अच्छा इसमें तो 2499 अल्फाज लिखे हैं, एक वर्ड इसका कम है लिहाजा आप इसको फेल कर दो, ऐसा नहीं है। आपने कोई 6 से 8 पेजेस भी लिखे हैं ना, लेकिन रेलेवेंट क्वालिटेटिव लिखें तो आप पास हो जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने 4 पेजेस का एक ऐसे लिखा हुआ है और आप कहें कि बस आपने ताजमहल बना लिया है। एग्जामिनर इज डेफिनेटली गोइंग टू फेल यू इन दिस पर्टिकुलर पेपर। उसके बाद ये कि आउटलाइंस के हवाले से एग्जामिनर रिपोर्ट में बात की गई है कि आउटलाइंस काफी सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनकी बहुत शॉर्ट है, अनस्ट्रक्चर्ड है, रैंडम है, और जो बातें उन्होंने आउटलाइन में की हैं वो अंदर उन्होंने एक्सप्लेन तक नहीं की, यानी कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू मॉक द इंटेलिजेंस ऑफ द एग्जामिनर कि लुक in outline we offer wine but in practice we offer something else, so try not to befool the examiner. If you think कि आप इतना burden of proof नहीं ले सकते जितनी बातें आपने आउटलाइन में की हैं, तो you must go for limited stock. आपके पास वो 12 पैराग्राफ होने चाहिए लेकिन बेहतर एक्सप्लेन होने चाहिए। ये बात बहुत बेहतर इस बात से कि आप आउटलाइन में 24 आर्गुमेंट्स प्रपोज कर लें और अंदर जो है वो 6 आर्गुमेंट्स जो है वो आप जो है वो खुद ही काट लें, खुद ही भूल जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है एरर्स रिलेटेड टू ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, काफी सारे एस्पायरेंट्स हैं जो कि ऐसे को प्रूफ रीड तक नहीं करते हैं। और ये जो मैंने बातें अभी आपसे की हैं ये आपके इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर से जुड़ी हैं कि अगर आपका वो पेपर ठीक होगा तो वो बातें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। अब ये तो बातें हो गई कि एग्जामिनर रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या मसाइल हमें मिलते हैं ऐसे के हवाले से। अब इस पूरी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने सेशन क्या प्लान किया है इसके ऊपर हम बात कर लेंगे 1 मिनट के बाद। जैसे मैंने आपको कहा कि जूम क्लाउड मीटिंग का जो ड्यूरेशन है दैट इज 40 मिनट्स। मैं अभी से रजिस्टर करा रहा हूँ, फिर कोई अनलिमिटेड बन जाएगा। अब आपने करना है ये 1 मिनट के बाद दोबारा से इस मीटिंग को ज्वाइन करना है और फिर हम इस सवाल से कैसे का पेपर हमसे डिमांड क्या करता है और इस